नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम जनवरी 2023 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह का है। एयर मार्शल एपी सिंह या अमरप्रीत सिंह, इन्हें भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया, यानी वाइस एयर चीफ हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। इन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा था, यानी ये 31 जनवरी 2023 को रिटायर हो गए एयर मार्शल संदीप सिंह। उनकी जगह पर वाइस एयर चीफ बनाया गया है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। इनका कार्यकाल 1 फरवरी 2023 से प्रारंभ होगा। अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाने कि हमारे भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, तो विवेक राम चौधरी, ये ध्यान रखना कि VR चौधरी ये कौन है, एयर चीफ मार्शल और 27वें एयर चीफ मार्शल हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगले व्यक्तित्व हैं माइकल देवव्रत पात्रा। ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं और हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि 1 वर्ष के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के पद पर पुनर्नियुक्ति हुई है डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा का। ज्ञात हो कि जनवरी 2020 में इनकी नियुक्ति हुई थी RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में, और अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है, तो अब इनका कार्यकाल जनवरी 2024 तक रहेगा। यहाँ पर RBI से मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बातें ध्यान रखनी है। अगले व्यक्तित्व को देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं विक्रम देवदत्त। इन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब अगर कुछ बातें हम जानें तो इनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 से प्रारंभ होगा। इन्होंने अरुण कुमार की जगह ली है और ये 1983 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। विक्रम देवदत्त के बारे में ध्यान रखना है कि इन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन नियुक्त किया गया है। अगले व्यक्तित्व हैं JP नड्डा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है और इनका बढ़ा हुआ कार्यकाल जून 2024 तक रहेगा। जनवरी 2020 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए JP नड्डा को भारतीय जनता पार्टी BJP का अध्यक्ष बनाया गया था और इनके कार्यकाल में अभी वृद्धि की गई, तो अब ये कार्यकाल बढ़ा हुआ कार्यकाल जो है जून 2024 तक रहेगा। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना है कि अगर इनके बारे में पूछा जाए। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है। इसमें सबसे पहला नाम शरद यादव का है। शरद यादव कौन है? ये जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और 75 वर्ष की आयु में 12 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया। कुछ और बातें अगर हम जानें तो जनता दल यूनाइटेड के ये पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। अब ये जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष 2013 से 16 के बीच में रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने बात की कि बिहार के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे मतभेद के कारण ये 2019 में इस पार्टी से अलग हो गए और RJD जो कि लालू यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उसमें शामिल हो गए। इन्होंने अपनी पार्टी भी बाद में बनाई जिसका नाम था लोकतांत्रिक जनता दल। इनकी पार्टी का क्या नाम था? लोकतांत्रिक जनता दल। कुछ और बातें अगर हम जाने तो केंद्र में विश्वनाथ प्रताप व अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 7 बार ये लोकसभा सांसद रहे, 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। इन्होंने 3 राज्यों से देश का प्रतिनिधित्व किया है, जो है मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी। एक बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि ये 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद रह चुके हैं और ये जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक भी रहे हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण, अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि शरद यादव का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो ध्यान रखना है कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ये स्नातक हैं और जबलपुर से ही ये 2 बार सांसद भी चुने गए हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है शरद यादव के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो गया और निधन के कारण ये चर्चा में रहे। चलते हैं आगे और अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। अगले व्यक्तित्व है मनदीप राय। ये कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता रहे हैं। 74 वर्ष की आयु में 29 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया। तो ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि मनदीप राय का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये कला के क्षेत्र से हैं और कन्नड़ फिल्मों में दिग्गज अभिनेता रहे हैं।
अगले व्यक्तित्व हैं प्रोफेसर अगम प्रसाद माथुर, इन्हें दादाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। ये राधा स्वामी मत के 5वें धर्मगुरु भी रहे हैं। प्रमुख इतिहासकारों के रूप में भी इनकी लोकप्रियता रही है। अगर इनके बारे में हम कुछ जानें तो 92 वर्ष की आयु में 25 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया। ये 2 बार आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। कब से कब तक? 1982 से 85 और 1988 से 1991 तक ये आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, प्रोफेसर अगम प्रसाद माथुर। तो इनके बारे में ये कुछ बातें थी। चलते हैं आगे। जनवरी 2023 में पुरस्कार और सम्मान जो भी चर्चा में रहे, अब हम उन्हें पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में है। पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई गृह मंत्रालय के द्वारा। कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं पद्म पुरस्कार या पद्म अलंकरण के बारे में, फिर हम देखेंगे कि 2023 में किन किन व्यक्तित्वों को यह सम्मान दिया गया। तो पद्म पुरस्कार हमने जैसे कि बात की, ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा की जाती है और घोषणा कौन करता है? गृह मंत्रालय। ये ध्यान रखना है कि गृह मंत्रालय इसकी घोषणा करता है और राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान प्रदान किए जाते हैं। 1954 में 2 नागरिक सम्मानों की घोषणा की गई या 2 नागरिक सम्मान प्रारंभ किए गए। एक है भारत रत्न और दूसरा था पद्म विभूषण। इनकी जो घोषणा है, इनका प्रारंभ है, इनकी स्थापना है 1954 में की गई। 2 नागरिक सम्मान हमने बात की, भारत रत्न और पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण की 3 श्रेणियां थी, इसकी 3 श्रेणियां थी, और जैसे श्रेणी का, श्रेणी खा और श्रेणी गा। लेकिन 1955 में पद्म विभूषण का नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या क्या रख दिया गया? पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण। ये ध्यान रखना है। ये तो थी कुछ मूलभूत बातें। अब हम 2023 के जो पद्म पुरस्कार है उनके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ष 2023 में जो पद्म पुरस्कार मिले हैं, 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री हैं। अभी हम आगे क्रमशः इनको देखेंगे। कुछ और बातें पद्म पुरस्कार 2023 के संबंध में है कि 3 युगल पुरस्कार दिए गए हैं इस वर्ष। 3 युगल पुरस्कार मिले हैं, ड्यूओ। क्या मतलब है युगल पुरस्कार का? कि 2 लोगों को एक साथ पुरस्कार दिया जाता है लेकिन काउंट एक ही किया जाता है। ठीक है। इस बार 19 महिलाओं को पुरस्कार मिला है। 7 लोगों को मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को। और 2 ऐसे लोग हैं, विदेशी हैं या भारतीय मूल के व्यक्तित्व हैं, उन्हें मिला है, या विदेशी आप कह सकते हैं। ठीक है, इनको मिला है। तो 19 महिलाओं को इस बार मिला है, 7 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है और 2 विदेशी लोगों को मिला है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अभी हमने समझा कि पद्म पुरस्कार जो 2023 है वो 106 व्यक्तित्वों को दिया गया, या 106 पुरस्कारों की संख्या कितनी? 106, जिसमें 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री। हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है इनकी संख्या को लेकर प्रश्न। हम देख लेते हैं पहले कि पद्म विभूषण किन किन व्यक्तित्वों को मिला। उसमें सबसे पहला नाम बालकृष्ण दोषी का है, दूसरा नाम जाकिर हुसैन का है। ये महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं और कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। ये तबला वादक हैं। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर सार्वजनिक मामलों में इनको दिया गया है। दिलीप महालनोबिस हैं, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल से इनका संबंध है। वहीं श्रीनिवास वर्धन है, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको दिया गया है और ये भारत अमरीकी हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव जो कि मरणोपरांत इनको मिला है पब्लिक अफेयर सार्वजनिक मामलों में, ये उत्तर प्रदेश से इनका संबंध रहा है। अब हम इनकी थोड़ा डिटेल जानकारी जान लेते हैं, हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछा जाए। तो पहले व्यक्तित्व हमने देखा कि बालकृष्ण दोषी हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। जनवरी 2023 में ही इनका निधन हुआ था, ये बात ध्यान रखनी है। और ये भारत के पहले वास्तुकार माने जाते हैं। हमने देखा कि इनको आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिला है, वास्तुकला के क्षेत्र में। प्रिtzker पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय माने जाते हैं। 2018 में इन्हें प्रिtzker पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मई 2022 के डिस्कशन में हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 इन्हें दिया गया। तो ध्यान रखना है, बालकृष्ण दोषी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये भारत के पहले वास्तुकार हैं। अगले व्यक्तित्व हमने देखा था कि जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। फिर अगले व्यक्तित्व हैं SM कृष्णा। तो SM कृष्णा के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? सोमनाहल्ली मल्लैया कृष्णा। ये भारत के विदेश मंत्री रहे 2009 से 14 में। कर्नाटक के पूर्व CM रहे हैं।
1999 से 2004 तक। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं 2004 से 8 तक। अगले व्यक्तित्व हैं दिलीप महालनोबिस। इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। ये बाल रोग विशेषज्ञ रहे हैं और इन्हें ओआरएस का जनक भी कहा जाता है। ओआरएस का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और कहा जाता है कि ओआरएस के व्यापक उपयोग से दस्त, हैजा, डिहाइड्रेशन के कारण होने वाली मौतों में 90% से अधिक की कमी देखी गई थी। तो ध्यान रखना है, दिलीप महालनोबिस का नाम हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है या ओआरएस के जनक कौन है। ठीक है। एक अगले व्यक्तित्व हैं श्रीनिवास वर्धन। ये अमेरिका से संबंधित है, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। इन्हें भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और एक नाम है मुलायम सिंह यादव का। अक्टूबर 2022 में इनका निधन हो गया था। इनको भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। अक्टूबर 2022 में हमने इनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, यूपी के पूर्व सीएम भी रहे हैं, नेताजी के नाम से लोकप्रिय रहे हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित व्यक्तित्वों के बारे में हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया। उसमें आप देखेंगे एक नाम है एस.एल. भैरप्पा का। ये कौन है? कर्नाटक के उपन्यास हैं। लिटरेचर और एजुकेशन में इनको मिला है, कर्नाटक के हमने बात की। कुमार मंगलम बिरला हैं। ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला है। महाराष्ट्र से इनका संबंध है। ये जो कुमार मंगलम बिरला है, ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। दीपक धर साइंस और इंजीनियरिंग में इनको मिला है, भौतिक वैज्ञानी हैं ये, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। ठीक है। वाणी जयराम है, ये गायिका हैं तमिलनाडु की। सुधा मूर्ति, नाम आप देखेंगे सुधा मूर्ति, ये सोशल वर्कर हैं कर्नाटक की। और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन भी हैं सुधा मूर्ति। एक है सुमन कल्याणपुरम, ये आप देखेंगे सुमन कल्याणपुर, ये भी गायिका हैं, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। तो ये कुछ नाम है, ध्यान रखना। थोड़ा डिस्कशन हमने कर लिया कि नाम आपको ध्यान रहे। एक बार आप नाम पढ़ लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं, पद्मश्री पुरस्कारों को देख लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार कितने दिए गए हैं? 91 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। कुछ नाम हम देख लेते हैं। आप इसमें एक नाम देखिए, राकेश झुनझुनवाला का, ये 38वां नंबर। तो राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया और मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया। आप यहाँ देखिए, मरणोपरांत इनको दिया गया है। इनको भारत का वारेन बफेट कहा जाता है, बिग बुल भी कहा जाता है। आकाशा एयरलाइंस की स्थापना इन्होंने की थी। हमने अपने करंट अफेयर डिस्कशन में जब इनका निधन हुआ है अगस्त में शायद, तो अगस्त के करंट अफेयर में हमने इनको डिटेल से डिस्कस किया था। तो ये बात, कुछ और नाम देख लेते हैं। जैसे आप देखिए रतन चंद्राकर 39वां नंबर, ये रतन चंद्राकर चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। अब ये अंडमान के सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जरावा जनजाति के साथ ये काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, कुछ विशेष बात थी इसलिए हमने देख लिया। 50वां नंबर देखिए, हीराबाई लोबी सोशल वर्कर हैं, गुजरात से इनका संबंध रहा है। तो आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, गुजरात में सिद्धी समुदाय के बीच कार्यरत रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। और अगर हम देखें कुछ और नाम, तो आप देखिए इसमें 78वां नंबर देखिए, 78वां नंबर है केसी रणरेम संगी का। ये आइजोल के ये लोक गायक हैं। तो कुछ ये नाम है, एक बार आप पूरा लिस्ट पढ़ लेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारी एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किन व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। आप देखिए कि 2021 के ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार जो पद्म पुरस्कार है 5 व्यक्तित्वों को, मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तित्वों को मिला था। तो 2 लोगों का तो क्वेश्चन ही पूछ लिया गया। आप देखिए दुर्गाबाई व्योम को भी मिला था और राम साहेब पांडे को भी मिला था पद्म पुरस्कार। तो उनसे संबंधित ये प्रश्न पूछ लिए गए। तो मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व महत्वपूर्ण, हमारे एग्जाम में फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इनको लिस्ट किया गया है। आप इस लिस्ट में 17वां नंबर देखेंगे, वहीं से ये चीज़ें हैं। तो जोधैयाबाई बेगा को मिला है, आर्ट के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश की हैं। वहीं मुनीश्वर चंद्र डावर हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश। और रमेश परमार और शांति परमार को मिला है कला के क्षेत्र में, ये भी मध्य प्रदेश के हैं। इनके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो हमने बात की कि जोधैयाबाई बेगा को मिला है, इनका संबंध उमरिया जिले से है और ये बैगा चित्रकारी से संबंधित है।
ठीक है। आप देखिए यहाँ पर पूछा गया था दुर्गाबाई व्योम किस जनजाति कला संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही इनके बारे में पूछा जा सकता है कि जो जोधैयाबाई बैगा हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से है, चित्रकारी से है या किससे है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। इनका संबंध किस जिले से है, तो उमरिया जिले से संबंधित है। एक बात हमने की कि MC डावर, मुनीश्वर चंद डावर को भी मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, तो इनके बारे में हम डिटेल, इनका संबंध जबलपुर जिले से रहा है। और इनके बारे में कुछ बातें अगर हम महत्वपूर्ण देखें तो ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दिग्गज डॉक्टर रहे हैं। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि मुनीश्वर चंद डावर सेना से सेवानिवृत्त हैं, तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इनके बारे में कहा जाता है कि पहले ये 2 रुपये फीस लेते थे, वर्तमान में भी 20 रुपये फीस लेकर सेवा दे रहे हैं अपनी, तो इनका नाम ध्यान रखना है। एक और नाम है रमेश परमार और शांति परिमार का, तो ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और इनके बारे में बताया गया कि ये झाबुआ जिले से संबंध रखते हैं और 30 वर्षों से गुड़िया बना रहे हैं, और इन्हीं के योगदान को सराहने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तीनों ही नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पद्म पुरस्कारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्योंकि MPPSC में पिछली बार अगर हम देखें तो MP के व्यक्तित्वों को लेकर पूछे गए हैं, तो इस बार भी संभावना है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 से संबंधित है। जो 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 हैं, वर्ष 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए ये हॉलीवुड के पुरस्कार है, जिनका वितरण 10 जनवरी 2023 को वेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में किया गया। अब इन पुरस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग या मौलिक गीत का पुरस्कार मिला है RR फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग को, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कुछ और बातें जान लेते हैं कि जो RRR फिल्म है इसके निर्देशक कौन है, तो SS राजमौली हैं। अब ये नाटू नाटू सॉन्ग को जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है, तो इसके संगीतकार हैं MM कीरवानी। MM कीरवानी इसके संगीतकार हैं। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित इस बार किया गया। आप ये लिस्ट अगर देखेंगे, इसमें लिस्ट में 41वां नंबर आप देखेंगे, 41वां नंबर ये है। MM कीरवानी आर्ट के उसमें आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है, और इन्हें कौन सा सम्मान मिला है, आप देखेंगे ये पद्मश्री। तो ये बातें यहाँ थी, हमें ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है, तो नाटू नाटू, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के बारे में। इस बार 11 बच्चों को प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में कि ये 15 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, और पुरस्कार राशि कितनी है, 1-1 लाख रुपए, ये बात ध्यान रखनी है। कुल 11 बच्चों को दिया गया है, जिसमें से 6 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं। अगर हम देखें कि किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए हैं, तो कला एवं संस्कृति में 4 लोगों को दिया गया है, नवाचार में 2 को, खेलों में 3 को, बहादुरी के लिए 1 पुरस्कार और समाज सेवा के लिए 1 पुरस्कार। एक बात इसमें यह है कि MP के कोई भी बच्चे इसमें शामिल नहीं है, तो हो सकता है हमारे एग्जाम में ये ना पूछा जाए, इसीलिए इसको शॉर्ट में रखने की कोशिश की गई कि बस हमें ये चीज़ पता रहे कि ये ऐसी बातें भी हो रही हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में हम कुछ बातें जान लें। अगले बात करते हैं। अगली बात कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 2023 के बारे में है। अब कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं, फिर समझते हैं कि किन किन व्यक्तित्वों को कीर्ति चक्र मिले, शौर्य चक्र मिले। वीरता पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो वीरता पुरस्कार 2 तरह के होते हैं। एक शांति काल में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार और युद्ध काल में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार। तो शांति काल में जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें अशोक चक्र जो है सबसे बड़ा होता है, यानी सर्वोच्च ये पुरस्कार है जो भारतीय सेना व अन्य सशस्त्र बलों को, जवानों को उनकी बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र, यानी शांति काल में दिए जाने वाले या शांतिकालीन परिस्थितियों में बहादुरी का कार्य करने वाले जो सशस्त्र बल के जवान हैं, सैनिक हैं, अधिकारी हैं, तो उनको दिया जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक चक्र इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए यहाँ पर कीर्ति चक्र दिया गया है, शौर्य चक्र दिया गया, यानी शांति काल परिस्थितियों के लिए वीरता सम्मान है। वहीं युद्ध काल में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है परमवीर चक्र, उसके बाद है महावीर और तीसरा है वीर चक्र। तो ये कुछ मूलभूत बातें थी। अभी हमने बात की कि कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 2023 दिए गए हैं। ठीक है, तो 6 व्यक्तित्वों को कीर्ति चक्र दिया गया है, वहीं शौर्य चक्र 15 व्यक्तित्वों को दिया गया है। कुछ नाम हम देख लेते हैं
और इन जो सम्मानों की घोषणा है वो गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर ही की गई है। जैसे डोगरा रेजिमेंट के मेजर सुभांग हैं, उनको कीर्ति चक्र मिला है। राजपूत रेजिमेंट के नायक हैं जितेंद्र सिंह। ऐसे ही दीपक भारद्वाज हैं, इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। कुछ बेसिक जानकारी भी हमको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखने की कोशिश की है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से संबंधित है। अब इनकी घोषणा कब की गई? 23 जनवरी, जो कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। तो 23 जनवरी के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की गई। अब इस बार का जो पुरस्कार दिया गया है संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा लुंगलेई फायर स्टेशन को संयुक्त रूप से दिया गया है। कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में। तो ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य होती प्रदान किए जाते हैं। जैसा कि हमने बात की कि इसकी घोषणा कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय। अब इसकी शुरुआत 2019 से की गई थी और ये प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को दिए जाते हैं। और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है और इसको पराक्रम दिवस के रूप में भारत सरकार मनाती रही है। ये 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना कि ये 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहली श्रेणी है व्यक्तिगत श्रेणी और एक श्रेणी है संस्थागत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख का पुरस्कार राशि है, वहीं संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार राशि 51 लाख रुपए। तो ये बातें महत्वपूर्ण, कुछ मूलभूत बातें हमने जानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में इस बार का पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण OSDMA, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात मिस यूनिवर्स 2022 के बारे में है। मिस यूनिवर्स 2022 कौन चुनी गई हैं? अमेरिका की हैं आर मानी गैब्रियल। वर्ष 2022 की 71वीं मिस यूनिवर्स हैं ये, ध्यान रखना है। ये 71वीं जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है, इसका फाइनल दौर अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के न्यू ऑरलेअन्स शहर में आयोजित किया गया था। कब? 14 जनवरी 2023 को। और उसकी विजेता रही हैं आर मानी गैब्रियल, अमेरिका। एक बात ध्यान रखना है कि 10 वर्षों के अंतराल के बाद अमेरिका की कोई जो कैंडिडेट है ना, वो मिस यूनिवर्स बनी है। पिछली यूनिवर्स कौन सी रही है? अगर ये पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स 2021 कौन रही हैं, तो ये भारत की हरनाज संधू रही हैं। उससे पहले भी भारत के रह चुके हैं, जैसे 1994 में सुष्मिता सेन थी और 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि ये जो 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दिविता राय ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये बातें महत्वपूर्ण, अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिस यूनिवर्स 2022 कौन है? अमेरिका की आरमानी गैब्रियल। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देविता राय ने। ये मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 के बारे में, जिसका आयोजन कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 12 से 16 जनवरी 2022 को किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इसके आयोजन में कर्नाटक सरकार का सहयोग लिया गया और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार भी इसके आयोजन में सहयोगी रही। तो ये बातें महत्वपूर्ण थी। इसके थीम के बारे में बात करें तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम रही है विकसित युवा विकसित भारत। अब 12 जनवरी का दिन हम जानते हैं कि 12 जनवरी का दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है और राष्ट्रीय युवा दिवस भी के रूप में भी 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? 1985 से। इसी अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया जाता है। हमने बात की ना कि इसका आयोजन 12 से 16 जनवरी को हुआ। तो 12 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस है और इसी अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया जाता है। इस बार का जो युवा महोत्सव वो कहाँ हुआ? कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में। ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात हार्नबिल महोत्सव 2022 के बारे में। इसमें पहला प्रश्न यही बनता है कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना कि नागालैंड में मनाया जाता है। अभी जो 2022 का ये महोत्सव है, ये 1 से 10 दिसंबर 2022 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया गया।
ये बातें महत्वपूर्ण। इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एक बात अगर पूछी जाए कि नागालैंड के वर्तमान सीएम कौन है, तो नेफ्यू रियो वर्तमान सीएम है नागालैंड के। तो ये बातें ध्यान रखनी है। जैसा कि हमने बात की मुख्य अतिथि कौन रहे हार्नबिल महोत्सव में, कुछ और बातें अगर हम हार्नबिल महोत्सव के बारे में जाने तो वर्ष 2000 में हार्नबिल महोत्सव का प्रारंभ किया गया था। 1 दिसंबर को 1 दिसंबर 2000 को पहला हार्नबिल महोत्सव मनाया गया था। अब 1 दिसंबर नागालैंड का स्थापना दिवस भी है, ये बातें ध्यान रखना है। अब हार्नबिल महोत्सव का उद्देश्य क्या है? नागा जनजातियों को एक दूसरे के निकट लाना तथा देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से परिचित कराना। अब इसमें हार्नबिल जो नामकरण हुआ है हार्नबिल, तो ये किस कारण है? हार्नबिल पक्षी का नाम है और नागाओं के लिए सर्वाधिक पूजनीय पक्षी है और उसी के नाम पर ये हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। उद्देश्य हमने बात की कि नागा जनजातियों को एक दूसरे से निकट लाना है, एक दूसरे के निकट लाना है और देश दुनिया को नागा संस्कृति से परिचय कराना। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। यहाँ पर हमने बता रखा है कि महोत्सव हार्नबिल पक्षी के नाम पर मनाया जाता है, सर्वाधिक पूजनीय पक्षी है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि भारत पर्व 2023 का आयोजन स्थल तो नई दिल्ली में हुआ 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, और ये भारत पर्व जो मनाया जा रहा है ये 2016 से मनाया जा रहा है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फितूर का संबंध किससे है, तो फितूर क्या है? यह इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी है, जो कि 18 से 22 जनवरी 2023 के दौरान स्पेन के मैड्रिड में आयोजित की गई। क्या भारत ने इसमें भाग लिया? हाँ, भारत ने भी भाग लिया। भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है उसने भाग लिया इसमें। अब इसमें कुछ और बातें कही जाती हैं कि इसमें पार्टनर कंट्री का दर्जा, पार्टनर कंट्री का दर्जा किसे दिया गया है? ग्वाटेमाला को। अब ये ग्वाटेमाला मध्य अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। तो पार्टनर कंट्री का दर्जा इसमें इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर में ग्वाटेमाला को दिया गया। प्रदर्शनी का थीम क्या था? सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात है 16वें ऑटो एक्सपो 2023 के बारे में। अब ये जो ऑटो एक्सपो का 16वां संस्करण 2023 का है, ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिक प्रदर्शनी है। 11 से 18 जनवरी 2023 के दौरान ग्रेटर नोएडा व नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखना कि जो 15वां आयोजन था 2020 में हुआ था, यानी 3 साल बाद ये 16वां आयोजन हुआ है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए कि ऑटो एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो आयोजन स्थल को लेकर ही विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इसको संजोने की कोशिश की है। अब एक बात है एरो इंडिया 2023 के बारे में। तो एरो इंडिया ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। अब एयर शो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट, तेजस, हेलीकॉप्टर यानी बहुत सारे जो विमान हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ लगती है और ये एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। अब इसका आयोजन कब हुआ है? 13 से 17 फरवरी 2023 के दौरान वायुसेना स्टेशन येलाहंका बेंगलुरु में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। कुछ और बातें इसमें कही हैं कि 98 देशों की इसमें भागीदारी रही, 32 देशों के रक्षा मंत्री, 29 देशों के वायुसेना प्रमुख, वैश्विक व भारतीय रक्षा कंपनियों के सीईओ, एमएसएमई स्टार्टअप से इसमें भाग लिया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एरो इंडिया 2023 का आयोजन स्थल क्या है, तो बेंगलुरु है। बेंगलुरु का वायुसेना स्टेशन येलाहंका। कब से कब तक हुआ, ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ा, साथ ही पुरस्कार और सम्मान जो भी चर्चा में रहे जनवरी 2023 में उसे हम पढ़ा। तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।